नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, इस समय देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अघोषित राजकुमार और देश की राजनीति का एक जोकर राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पे हैं। और अमेरिकी दौरे पे जो उन्होंने बात कहा, दरअसल उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो घेर तो रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार को, पर वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में अपने पूर्वजों के किए हुए कार्य को नंगा कर दिया, अपने बाप और अपने दादी के किए हुए कार्य को भी नंगा कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बाप दादाओं ने इस देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपनी तथाकथित मोहब्बत की दुकान इवेंट में भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बता रहा था कि अभी भारत में मुस्लिमों के लिए ऐसा हालात है, जैसा मुस्लिमों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे 1980 में इस देश में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था। दरअसल इसका सिर्फ इतना कबूलनामा कि 1980 में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, यह राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को नंगा कर रहा है पूरे तरीके से। यह अपने बाप और दादी के कार्यकाल को बता रहा है कि इनके बाप और दादी का जब इस देश में शासन था तो इस देश के दलित हिंदुओं पे किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने, उनके शासन व्यवस्था ने अत्याचार किया। पर यह जो कह रहा है कि भारत में मुस्लिमों के लिए माहौल बहुत ही विकट है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। भारत में अभी G20 की बैठकें हो रही हैं, भारत के तमाम शहरों में बैठकें हुई है और भी कई शहरों में बैठकें होनी है। और G20 का मीटिंग कोई छोटा मोटा मीटिंग नहीं है। इस देश के 20 सबसे पावरफुल देशों के नेता इस मीटिंग में भाग लेते हैं। और जिस देश में दुनिया के सबसे 20 पावरफुल कंट्री का नेता बैठक कर रहा हो, उस देश के लिए ये राहुल गांधी किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं अमेरिका में बैठ के, किस तरह से ये सरासर झूठ बोल रहा है इस देश के लिए। दरअसल ये जिस तरीके का बात कर रहा है अमेरिका में भारत के लिए, इससे फिर से स्पष्ट हो गया कि ये पूरी तरह से चीनी दलाल एजेंट का काम कर रहा है अमेरिका में भारत के खिलाफ। ये भारत में ऐसा माहौल दिखाना चाहता है, भारत के लिए एक ऐसा माहौल विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाना चाहता है कि भारत में कोई विदेशी निवेशक निवेश ना करे, क्योंकि भारत का माहौल बहुत ही खराब है इनके हिसाब से। दरअसल ये जिस 1980 के बात कहा है कि 1980 में जिस तरह से दलितों का हालात था इस देश में, जिस तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसी तरह से आज के दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जिस मुस्लिम का गाना गा रहा है, जिस मुस्लिम के नाम पे ये भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, दरअसल 1980 के कुछ घटनाओं को देखना जरूरी है और इनको जवाब देना जरूरी है कि ये किस तरह से इस देश के और इस देश के बाहर बैठे हुए भारतीयों को आंखों में धूल झोंक रहा है। ये सरासर झूठ बोल रहा है, नंगाई पे उतर गया है ये, और किस तरह से भारत को बदनाम करके एक तरह से चीनी एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला रहा है, चीन का मदद कर रहा है। जिस 1980 का बात कर रहा है, उस 1980 के दौर को भी समझना चाहिए। ये कहा कि 1980 में उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा था जैसा अभी मुस्लिमों के साथ हो रहा है। तो दरअसल ये जो मुस्लिम प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहा है ये राहुल गांधी, ऐसे तो इसके इन बातों से मुस्लिमों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं हमारे कोई तर्क से उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक अलग किस्म के प्रजाति है। वह राजनीति को अलग किस्म से देखते हैं, अलग चश्मे से देखते हैं। उनके लिए चाहे दूसरा कुछ भी कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो विश्वास राहुल गांधी पे ही करेंगे, उस अखिलेश यादव पे ही करेंगे, उस लालू यादव पे ही करेंगे, उन्हीं के कुनबे पे करेंगे जिन्होंने इनको रोड पे भटकने पे मजबूर कर दिया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चोरी चमारी उचक्के बनने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, फिर भी कुछ घटनाओं को देखना और समझना जरूरी है। दरअसल बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि 1980 में दलितों के साथ क्या हुआ। हो सकता है बहुत सी घटनाएं हुई होगी उस दौरान, लेकिन आज का स्थिति क्या है देश का, ये सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये जिस तरह का बात बताने का कोशिश कर रहा है अमेरिका में बैठ के भारत के लिए, क्या सच में ऐसा माहौल भारत में है? क्या सच में 1980 में जिस तरह का हालात मुस्लिमों के साथ था उससे खराब हालात इस समय है? क्या
दुनिया में जो और जगहों पे जो हालात है मुस्लिमों के प्रति, क्या उससे भी खराब हालात भारत में है? अगर ऐसा होता तो फिर आप सोचिए, राहुल गांधी और इनके चमचे चाटुकार को बताना चाहिए कि अगर इतना खराब हालात है भारत में मुस्लिमों के लिए, तो फिर दुनिया के अलग अलग देशों से मुस्लिम भारत में क्यों आना चाह रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश का ये बात कहा, 1980 में कुछ घटनाओं को देखिए। उन घटनाओं से इनके बाप दादाओं दादियों के शासन काल में कैसा स्थिति रहा, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा, जिससे इन्हीं के पूर्वजों के शासन काल के दौरान हुए कारनामों का पोल खुल जाएगा। दरअसल 1980 में उत्तर प्रदेश में एक हाशिमपुरा नरसंहार, बहुत ही मशहूर नरसंहार था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को बधाई दिए जाना चाहिए था, क्योंकि उनके शासनकाल में, क्योंकि उस समय केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी का सरकार था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था। उस समय खबर के हिसाब से 21-22 मई की रात एक कत्लेआम हुआ, जिस कत्लेआम में मुस्लिम युवकों को पीएससी ने गोलियों से भून दिया। और इससे भी शर्मनाक बात यह रही कि इतने बड़े घटनाओं का कांग्रेस सरकारों ने, नहीं केंद्र ने और नहीं राज्य सरकारों ने कोई जांच नहीं करवाया, और ये आज मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं। मेरठ के मलियाना कत्ल, मलियाना में भी कहा जाता है कि 68 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था 23 मई 1987 को। फिर 1986 में भी, उससे पहले 1986 फरवरी में अयोध्या 1987 में, क्योंकि 1986 के फरवरी में जब अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, तब देश में कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। मेरठ में भयंकर तनाव था, छोटे मोटे दंगे हो रहे थे, लेकिन हाशिमपुरा में जो हुआ वो आजाद भारत पर कलंक था। उसके बाद मेरठ में हुआ, मलियाना में। उस समय देश का आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री पी चिदम्बरम थे, जो बाद में गृह मंत्री बने। एक उस दौरान के खबरों के मुताबिक पीएससी ने एक ट्रक में 50 मुस्लिम लड़कों को भरा, और पीएससी जवानों के पास 303 की राइफलें थी। बस इसके बाद सभी को गोली मार दी गई और उनके लाशों को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया गया। उसके बाद 1989 में बदायूं में भी दंगा हुआ, 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ, 1988 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का घटना है। इस तरह का घटना इस देश के तमाम इलाकों में हुआ। बिहार में भी कई घटनाएं हुई उस दौरान, इस तरह के सांप्रदायिक दंगा। और कांग्रेस के पूरे शासनकाल को देखिए, तो कांग्रेस के पूरे शासनकाल में नेहरू ने जब से सत्ता संभाला आजाद भारत का, तब से 1948 से जो इस देश में चित पावन ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के समर्थन से, वह नरसंहार 1990-91 तक जारी रहा। उस तरह का कई एक नरसंहार हुआ, छोटे छोटे घटनाओं के रूप में और अलग अलग समयों पे। और ये राहुल गांधी और उसमें कह रहे थे कि जिस तरह का हालात मुस्लिमों के साथ है, उस तरह का सिखों और ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ भी हो सकता है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि 1980 में दलित बहुत सताए जा रहे थे, और वे फिर से कह रहा है कि दलित के साथ फिर से ऐसी हालात हो सकता है। आज देश में सभी संप्रदाय के लिए कैसा हालात है, इसका गवाह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया है, कि पूरी दुनिया में किस तरह से हर एक क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया का जो अलग अलग विकसित देशों का राष्ट्र प्रमुख है, वो किस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कोई पैर छू रहे हैं, तो कोई उनसे ऑटोग्राफ लेने को आतुर है, तो कोई उनको बॉस बता रहे हैं। और उस नेता और उस पार्टी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी भारत को जितना बदनाम कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपने बाप और दादियों को बदनाम कर रहे हैं, कि देखो मेरे पिताजी और मेरे दादी जी के शासनकाल में किस तरह से इस देश में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था, किस तरह से उनको सताया जाता था। यह कबूलनामा बहुत बड़ा कबूलनामा है राहुल गांधी के लिए। लेकिन और 1984 का घटना कोई भूल सकता है क्या? किस तरह से 1984 में दिल्ली में सिर्फ 3000 सिखों को कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उन सिखों का नरसंहार किया था, जिसमें कांग्रेस के कई नेता जगदीश टाइटलर से लेके कमलनाथ तक आरोपी बनाए गए। लेकिन 1984 से लेके 2013-14 तक कांग्रेस पार्टी का इस देश में प्रत्यक्ष रूप से सरकारें थीं। बीच में कुछ 2-4-5 सालों का दूसरी पार्टी का सरकार रहा, नहीं तो लगातार 25-30 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। लेकिन उस दरमियान इन किसी भी आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई।
ना ही किसी भी उस नरसंहार के पीड़ितों को कोई इंसाफ मिला। उस पार्टी के नेता जब इस तरह का बात कहता है तो ये देश के लोग समझते हैं कि इनका एजेंडा क्या है, ये क्या कर रहे हैं विदेश में बैठकर। दरअसल इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना, भारत के छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा बनाना है जिससे भारत में कोई विदेशी निवेशक ना आए, भारत में कोई निवेश ना हो, जिससे भारत में जो विकास का काम चल रहा है, जिस विकास काम को इनके बाप दादाओं ने अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाया, उस तरीके का जो विकास का काम चल रहा है वो रुक जाए और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बदनाम हो जाए, भारत में विद्रोह हो जाए। लेकिन इसने उस कार्यक्रम में बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी सबके ऊपर बात किया। सबसे शर्मनाक तो जब कांग्रेसी नेता जब ये कहते हैं कि गरीबी है भारत में, तो फिर से ये अपने उन आकाओं को नंगा कर देते हैं जिसने इस देश में नारा लगाया था कि हम गरीबी मिटाएंगे। पर गरीबी मिटाने वाले नेता मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाए। यह है कांग्रेस पार्टी की हकीकत। लेकिन जिस समय ये राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के अपना एजेंडा चला रहा था, उसी अमेरिका की एक कंपनी ने जो रिपोर्ट दिया है, जो बातें कहा है, वो राहुल गांधी समेत तमाम उन विपक्षी और कांग्रेसी दलालों के मुंह पे एक तमाचा है जो भारतीय छवि को विदेश में बैठ के खराब करता है। दरअसल अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 10 साल से पहले के मुकाबले में बहुत बदल गया है। जी हाँ, ये कौन कह रहा है? एक अमेरिकी कंपनी कह रहा है, कोई हिडनबर्ग जैसा कंपनी नहीं है कि कांग्रेसी दलालों के इशारों पे कोई रिपोर्ट तैयार कर देगा। स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में कहा कि विश्व व्यवस्था में भारत एक स्थान प्राप्त कर रहा है और एशिया एवं वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख देश बन गया है। उसने सभी आलोचनाओं को भी खारिज किया। मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सभी आलोचनाओं को भी खारिज किया जिसमें आपको बता दें कि भारत की आलोचना कई लोग इसलिए कर रहे थे कि भारत ने पिछले 25 वर्षों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों में तेज कारोबार होने के बावजूद अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। दरअसल जो लोग ये कह रहे थे कि भारत इन 10 सालों में 9 सालों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, इस कंपनी ने, इस संस्था ने उन आरोपों को भी नकार दिया है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया है, बेहतर उम्मीद जितनी थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है। रिपोर्ट में कहा कि अपनी रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि आज का भारत 2013 से अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक दशक से भी कम समय में बदल गया है। 10 साल की छोटी अवधि में माइक्रो और मार्केट आउटलुक के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणामों के साथ विश्व व्यवस्था में अपना स्थान बनाया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीएम मोदी ने 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते हुए 10 बड़े बदलाव किए। स्टैनली ने कहा कि कारपोरेट टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़े सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म में से एक है। रिपोर्ट में जीएसटी का जिक्र करते हुए मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि देश में जीएसटी संग्रह बढ़ा है, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डिजिटल लेन देन की बढ़ती हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का संकेत देती है। इसके अलावा लाभार्थियों के खाते में सीधा सब्सिडी का पैसा देना, दिवाला और दिवालियापन संहिता, लचीला मुद्रा स्फीति लक्ष्यकरण, एफडीआई पर ध्यान, कारपोरेट मुनाफे के लिए सरकारी समर्थन, रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नया कानून और बहुवर्षीय उच्च स्तर पर एमएनसी भावना अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस रिपोर्ट में एक बात और कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक देश में विनिर्माण और पूंजीगत व्यय में स्थिर वृद्धि के परिणाम स्वरूप साल 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद दोनों की हिस्सेदारी लगभग 5% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि भारत का निर्यात बाजार हिस्सा 2031 तक बढ़कर 4.5% हो जाएगा, जो 2021 के स्तर से लगभग दोगुना हो जाएगा, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात में व्यापक लाभ होगा। तो जिस तरह का माहौल कांग्रेसी और विपक्षी दल देश से लेकर विदेश तक बनाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल उन नेताओं के मुंह पे ये मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट है वो तमाचे की तरह है। उनके पूरे एजेंडे को नंगा कर देता है कि वो किस तरह से भारत को बदनाम कर रहे हैं,
देश से लेके विदेशी स्तर पे भी, और राहुल गांधी और देश के विपक्षी नेता भी जिस तरह से इस देश में टूल किट गैंग के एजेंडों को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का कोशिश कर रहा है, इनके टूल किट गैंग के इस आयोजन को, इस षड्यंत्र को इस देश के लोग 2014 चुनाव के समय ही समझ गया था। जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बना, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी के सरकार को बदनाम करने के लिए इस देश में एक तथाकथित दलित छात्र रोहित वेमुला नाम का एक सीन क्रिएट किया गया है। उसको दलित बताया गया, पता नहीं उसके लिए जेएनयू गैंग से लेके इस देश में मोदी विरोधी गैंग ने न जाने कितने उत्पात मचाए, और बाद में पता लगा कि वो रोहित वेमुला जो था वो कहीं से कहीं तक कोई दलित नहीं था, और ना ही उसके साथ कोई नाइंसाफी हुआ था। उस मामले पे भी ये नंगे हो गए थे। तो इस देश में जब जब कोई चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव से पहले 2014 के बाद से ही हर एक चुनाव से पहले देश में कुछ टूलकिट गैंग है कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेसी दलों का, देश से लेके विदेश तक में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले कुछ दलालों का गैंग है इस देश में, जो इन चुनाव से पहले किसी तरह का एक सीन क्रिएट करता है अलग अलग मामलों पे। ये सब है एक ही आंदोलन जीवी गैंग के लोग, लेकिन ये अलग अलग मुद्दों पे अपना अलग अलग रंग, अलग अलग रूप में सज धज के सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है। 2014 के बाद से ही ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा इस देश में जिस चुनाव से 1-2 महीना या 2 साल पहले या 1 साल पहले, 6 महीना पहले इस तरह का आंदोलन जीवी गैंग अलग अलग मुद्दों पे कोई आंदोलन नहीं चलाया हो भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन इस देश के लोग भी अब समझ गए इनके इस षड्यंत्र को, और देश के लोगों ने भी ठान लिया है कि तुम चाहे कितनी भी षड्यंत्र करो, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करो, पर इस देश का लोगों का जो जवाब है वो जवाब उसी तरह से मिलेगा, उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ मिलेगा। ये राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी का गैंग, ये चमचे चाटुकारों का गैंग, ये टूलकिट गैंग जितना इस देश को और इस देश के व्यवस्था को बदनाम करने का कोशिश करेगा, उनको जवाब उतना भी करारे तरीके से दिया जाएगा। 1-2 राज्य जीतने के बाद अगर इन नेताओं को लगता है कि यह देश में कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे, तो शायद ये भूल गए हैं कि यह ना ही 1980 वाला दशक है और ना ही 2010, 11 या 8, 9 वाला। ये भारत अब बदल चुका है, इस भारत के लोग अब बदल चुके हैं, सोच बदल गया है। भारत को बदनाम करके, भारत को सांस्कृतिक सभ्यता को बदनाम करके, सनातन को बदनाम करके, हिंदू समाज को बदनाम करके अगर तुम चाहते हो कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं सरकार बना लूंगा, तो शायद अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति पहले से बहुत अधिक बदल गई है, इनकी व्यवस्था बदल गई है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।